यस, गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपके जो इतिहास की जो पुस्तक है इसके चैप्टर 11th के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि 1857 के विद्रोह से पूर्व सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे। कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उससे पहले सैनिक ब्रिटिश सरकार से क्यों नाराज चल रहे थे, क्या कारण थे। अथवा 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की चर्चा कीजिए कि वो कौन से फैक्टर रहे जिसके कारण भारतीय सैनिक ब्रिटिश सरकार से नाराज चल रहे थे। तो लीजिए बेटे, इसका आंसर हम पढ़ते हैं और लर्न करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, भारतीय सैनिक दशकों से कम वेतन, कम भत्ते और समय पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। अर्थात वो सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि उनका वेतन अंग्रेज जो सैनिक थे उनकी तुलना में कम था, उनके भत्ते भी कम थे और छुट्टी भी उनको उनकी इच्छा अनुसार नहीं मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के जन विद्रोह से पहले कुछ वर्षों में सिपाहियों के अपने गौरव अफसरों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। 1857 से पहले तो काफ़ी अच्छे थे। 57 से पहले की बात तो क्या है, 1840 का जो दशक था तब तक अच्छे संबंध थे। उससे पहले ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो एक तरह से अभिभावक की तरह भारतीय सिपाहियों के साथ बर्ताव करते थे। अगर एक आध बार उनके साथ वो कड़कता का व्यवहार करते तो एक आध बार अभिभावक के समान व्यवहार करते थे, मिलजुल कर रहते थे। परंतु 1840 के दशक के बाद जैसे जैसे ब्रिटेन का साम्राज्य फैलता चला गया तो उनमें भी एक तरह से अभिमान की भावना आ गई थी। क्या कह रहे हैं 1857 के जन विद्रोह से पहले कुछ वर्षों में सिपाहियों के अपने गौरव अफसरों के साथ संबंध काफ़ी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अधिकारी सिपाहियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर काफ़ी ध्यान देते थे। तो ये एक दौर था जब अंग्रेज अधिकारी भारतीय सिपाहियों के साथ फ्रेंडली जो रिलेशन होते थे उसको बनाने पर फोकस करते थे। कई अधिकारी तो हिंदुस्तानी बोलना भी जानते थे, यानी भारतीय भाषाओं का ज्ञान उनको हो गया था। यहाँ की जो रीति रिवाज, यहाँ की जो संस्कृति थी उससे भी कुछ अधिकारी परिचित थे और उनके स्वभाव में अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों शामिल होते थे। तो भारतीय जो सिपाही थे उनसे बुरा नहीं मानते थे। बट क्या हुआ, 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को निष्कृष्ट नस्ल का मानने लगे क्योंकि एक तरह से नस्लवाद की भावना उनमें घर कर चुकी थी। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी परवाह नहीं करते थे, किसी प्रकार की उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, गाली गलौज करते थे। शारीरिक हिंसा एक आम बात हो गई थी, जिससे भारतीय सैनिक उनसे नाराज़ हो गए थे। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जनता के बीच गहरे संबंध थे। तो उत्तर भारत की बात करें जिसमें हम और आप रहते हैं, तो यहाँ सिपाहियों और ग्रामीण जो जनता थी उसके बीच अटूट संबंध थे। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, शीघ्र ही सिपाही लाइनों में भी वो खतरे दिखाई देने लगे क्योंकि सिपाही अपने परिवार से जुड़े हुए थे। तो आसपास के उत्तर भारत में जो बदलाव चाह रहे थे तो सिपाहियों के मन में वो भावनाएं अब आने लगी थी। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों में जन विद्रोह के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठा लेते थे तो फौरन ही गाँव में उनके सगे संबंधी भी उनके साथ आज उठते थे। तो जब भारतीय सिपाही अपने जो अधिकारियों को डिसोबे करते थे या उनके खिलाफ रिजेंटमेंट करते थे, विद्रोह कर देते थे, तो गांव वाले भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते थे। नेक्स्ट है, सहायक संधि क्या थी। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता था बेटा ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भारतीय देशी राजा अथवा नवाब थे उनके बीच में। इसकी कुछ शर्तें होती थी। जो भारतीय देशी राजा अथवा नवाब सहायक संधि पर साइन कर देता था तो उसको कुछ बातें माननी पड़ती थी। वो कौन सी बातें थी? 1798 में लॉर्ड वेल्स ने इसको शुरू किया था। सहायक पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। तो उसको ये बात माननी पड़ती थी कि जो भी राजा अथवा नवाब
सहायक संधि पर साइन करेगा, हस्ताक्षर करेगा, तो उसको अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रखनी पड़ेगी और जिसका रख रखाव, जिसका खर्च वह खुद वहन करेगा। सेकंड, सहयोगी पक्ष को उस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि इसकी जो व्यवस्था है, इसका रख रखाव है, इसका जो खर्चा है, वो स्वयं ही उसको वहन करना पड़ेगा, एफोर्ड करना पड़ेगा। थर्ड है, सहयोगी राजा के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। तो इसकी ये भी एक कंडीशन होती थी कि जो राजा, जो नवाब सहायक संधि के ऊपर साइन करेगा तो उसे एक ब्रिटिश ऑफिसर को रखना पड़ेगा, जिसको रेजिडेंट कहा जाता था। और वो रेजिडेंट क्या करता था, उस देशी राजा अथवा नवाब के कार्यों में हमेशा दखलंदाजी करता था, इंटरफेयर करता था। नेक्स्ट है, सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना किसी से युद्ध कर सकेगा। सहयोगी पक्ष का मतलब क्या बेटा, कि जो देशी राजा अथवा नवाब भारतीय जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेगा, वह अपनी मर्जी से किसी दूसरे शासक के साथ कोई संधि अथवा कोई समझौता नहीं कर पाएगा और अपनी इच्छा से ना तो युद्ध की घोषणा कर पाएगा, ना कोई समझौता कर पाएगा। और उसे अंग्रेज़ों को एक तरह से सुप्रीम पावर मानना पड़ेगा इंडिया के बीच में। इसके बदले में अंग्रेज़ उनको क्या देते थे, बदले में अंग्रेज़ अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों की रक्षा करेंगे, इस तरह का ये उनको प्रॉमिस देते थे, वचन देते थे। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो पॉइंट आपने पढ़े हैं वो समझ में आ गए होंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर को पूरी तरह से थॉरोली लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लर्न करें, लिख कर देखें और अपने पेरेंट्स को भी इस तरह की घटनाओं के बारे में बताएं कि भारतीय राष्ट्रवाद किस तरह से विकसित हुआ और किन किन लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। थैंक यू बेटा।